हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अर्बनाइजेशन और उससे जुड़े चैलेंजेस, इनको डिस्कस आज हमने कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही रेलेवेंट है। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हम डिस्कशन उतना ही करें जितना ज़रूरी है, डिस्कशन उसी बारे में करें जो एग्जाम से रेलेवेंट है। और यही चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स जो एग्जाम में ट्रांसलेट हो सके उन चीज़ के ऊपर फोकस करें। अर्बनाइजेशन और उससे रिलेटेड चैलेंजेस जो है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 में सोशल इश्यूज के अंदर या सोशल इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे सवाल अर्बनाइजेशन से जुड़े पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम हाईलाइट लेते हैं कि व्हाट इज अर्बनाइजेशन। अदरवाइज अगर हम देखें तो ये किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है। इकोनॉमी के अंदर भी अर्बनाइजेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के अंदर भी हम अर्बनाइजेशन पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के थ्रू हम रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज जब पढ़ रहे होते हैं तो पॉलिटी के अंदर भी अर्बन एरियाज के बारे में जानकारी लेते हैं। और इसी तरीके से ये सब्जेक्ट्स के अक्रॉस स्प्रेड एक टॉपिक है, इसलिए थोड़ी बेसिक जानकारी आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा, जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें उनकी डेफिनेशंस नहीं पता होती हैं, तो वो भी डिस्कस करूंगा। अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, it's a process of transformation that occurs as a society evolves from predominantly rural to predominantly urban areas। तो urban areas की तरफ rural areas की society जब move करती है तो उस process को urbanization कहते हैं। मॉडर्न समय में जो urbanization है उसमें माइग्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आधुनिक काल की अगर बात करता हूं तो वहां पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अर्बनाइजेशन कब देखी गई थी? अर्बनाइजेशन देखी गई थी तब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब इंडस्ट्रीज बननी शुरू हुई और इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए अर्बन एरियाज की तरफ, रूरल एरियाज की तरफ से लोग आने लगे। और जब ऐसा होने लगा, मास माइग्रेशन शुरू होने लगी, तो बड़े बड़े शहर बनने लग गए। लंदन, मैनचेस्टर, लैंकाशायर, ये सारे बड़े शहर बनने लग गए और उसके बाद ये अर्बनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। अगर मैं भारत की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो भारत में अर्बन सेंटर्स एंशिएंट टाइम से हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम कई बार एंशिएंट सिविलाइजेशन की बिगिनिंग मानते हैं, वहां पे भी हमने देखा कि देयर वर अर्बन सेटलमेंट्स। और अर्बन सेटलमेंट्स के होने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि वहां पे इंडस्ट्री डेवलप हो रही हो, वो नॉन रूरल एरियाज को भी डिफाइन किया जा सकता है। अब आज के समय में किसी अर्बन एरिया को अगर हम देखें तो उसे हम सिर्फ फिजिकल एक्सपेंशन से नहीं देखेंगे, यानी कोई एरिया अगर अर्बनाइज हो रहा है तो उसका कल्चर, उसकी सोसाइटी, उसकी इकोनॉमी भी अर्बनाइज हो रही होगी। अर्बनाइजेशन के साथ जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आमतौर पे समझे जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर अर्बन एरिया में वो चीजें हो ही रही होंगी, जैसे माइग्रेशन उस एरिया की तरफ हो रहा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स रूरल एरियाज के मुकाबले इंप्रूव्ड होंगे, एजुकेशन और हेल्थ केयर का वहां बेटर एक्सेस होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां बेहतर मिलेंगी और फार फेच्ड होंगी एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। तो आमतौर पे अर्बनाइजेशन को एक बेहतर, एक अच्छी, एक पॉजिटिव कॉनोटेशन में देखा जाता है। बट हमारे सिलेबस के हिसाब से या हमारे सिलेबस के अंदर उसके चैलेंजेस के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस है, ना कि उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स के ऊपर। अगर हम यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, गोल नंबर 11 अर्बन प्लानिंग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट मानता है। तो एसडीजी यानी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा बनाए गए 2030 तक जो एसडीजी फॉलो होने हैं, उसमें अर्बन प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। देखिए, ये जितनी भी जानकारी मैं शेयर कर रहा हूं वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ एक आम नागरिक, सिटीजन को भी पता होनी चाहिए। अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो ये जो ट्रेंड आपको नजर आ रहा है 2020 और 2050 में, देयर इज गोइंग टू बी अ रिवर्सल। तो जो रूरल पॉपुलेशन है वो अभी भी 69% के आसपास है भारत में, लेकिन जैसे ही हम 2050 पे पहुंचेंगे, ऐसा माना जा रहा है कि 50% से ज्यादा, इन एक्सेस ऑफ 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन विल बी अर्बन पॉपुलेशन। तो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस आप समझ सकते हैं एक्सेलरेट हो रहा है, और इसी वजह से उससे जुड़े चैलेंजेस को समझना भी बहुत जरूरी है।
हमारी कंट्री के अंदर हम अर्बन एरिया को कैसे डिफाइन करते हैं? सेंसस की बात करूं तो सेंसस में दो तरीके से अर्बन एरिया का मेंशन होता है। एक है स्टैट्यूटरी टाउन। स्टैट्यूटरी टाउन मतलब ऐसे एरियाज जहां पे कोई ना कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी यानी म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कमेटी है या नोटिफाइड एरिया कमेटी है। कहने का मतलब ऐसे टाउन्स जिनको लॉ बुक के अंदर या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया गया है दैट दे आर सिटीज और टाउन्स और अर्बन एरिया, तो ये आपके स्टैट्यूटरी टाउन्स हो गए। दूसरे टाउन्स जिनको सेंसस ने अपने हिसाब से टाउन का दर्जा दिया यानी अर्बन एरिया का दर्जा दिया, दे आर कॉल्ड सेंसस टाउन्स। एक सेंसस टाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक होने जरूरी है। देयर मस्ट बी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैज टू बी देयर फॉर अ प्लेस टू बी कॉल्ड अ सेंसस टाउन। सबसे पहले उस जगह की आबादी, उस एरिया की पॉपुलेशन होनी चाहिए कम से कम 5000 लोग। कम से कम उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए 400। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग उस एरिया में रहते हैं, दैट इज 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि 75% ऑफ मेल पॉपुलेशन, फीमेल नहीं, ठीक है, तो सोशल डेफिनेशन के अंदर भी सोशल बायस नजर आ रहा है। 75% ऑफ द मेल पॉपुलेशन और द मेल वर्कफोर्स शुड बी एम्प्लॉयड इन नॉन एग्री एक्टिविटीज। तो जितनी एक्टिव वर्कफोर्स उस एरिया में है उसका 3/4 मेन में से, पुरुषों में से नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में होना चाहिए। तो इससे साफ पता लगता है कि अर्बनाइजेशन को नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ एसोसिएट किया जाता है। उसकी डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो यह है स्टैट्यूटरी टाउन और सेंसस टाउन। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यूपीएससी 2024 के लिए शुरू होने वाला है और जल्द ही शुरू होगा, जिसमें आपको एक बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस के अंदर इतना सारा कंटेंट मिलने वाला है कि आप अपने 2024 के अटेम्प्ट को अपना फाइनल सक्सेसफुल अटेम्प्ट बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली जो इसके अंदर आपको मिलेंगी, उसमें से लेक्चर्स यानी कि वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो मेंस के सिलेबस के हिसाब से, मेंस के सिलेबस के हिसाब से, नॉट जस्ट प्रीलिम्स पास करवाना इसका पर्पस नहीं है, इसका पर्पस है आपको रैंक दिलवाना। तो मेंस के टेस्ट सीरीज भी इसके साथ ही अटैच होकर आपको मिल जाएगी। स्ट्रेटेजिक और एकेडमिक मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी, जहां डे टू डे एक्टिविटीज या डे टू डे आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपको पढ़ते पढ़ते डाउट आता है, उसके लिए एकेडमिक मेंटोरशिप होगी। और लॉन्ग टर्म 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, 10 मंथ्स की प्लानिंग के लिए स्ट्रेटेजिक मेंटोरशिप अवेलेबल होगी। उसके अलावा प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स की एंटायर टेस्ट सीरीज आपको इसमें अवेलेबल होगी और प्रीलिम्स का रेफरेंस मटेरियल या स्टडी मटेरियल भी होगा। तो इतना सब कुछ आपको 12,000 में मिल जाएगा और आप RAINA ये कोड इस्तेमाल करें। अगर करते हैं तो, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है। तो this is just an information that I wanted to give you. Let me go back to the definitions that we were discussing. Urban agglomeration क्या होता है? Urban agglomeration होता है एक ब्रॉडर एरिया जिसमें सिर्फ शहर नहीं बट उसके आसपास के नेबरिंग टाउन्स, नेबरिंग सबर्ब्स जिनका आपस में इकोनॉमिक लिंक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो जो NCR है, NCR के अंदर भी दिल्ली, गुरुग्राम और इसके आसपास के जितने एरियाज हैं वो अर्बन अग्लोमरेशन है, ठीक है, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। आप नोएडा को भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सारा अर्बन एग्लोमरेशन के अंदर गिना जाएगा। मेगा सिटीज, मेगा सिटी का मतलब है वो शहर जिनकी एक्सेप्शनली लार्ज पॉपुलेशन है, यानी 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो अबव 1 करोड़ और 10 मिलियन इंहैबिटेंट्स जिन एरियाज में रहते हैं, उन एरियाज में तो ओवर अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है, जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है। ओवर अर्बनाइजेशन का मतलब है कि एक्सपेंडिंग एरिया ऑफ अर्बन एरियाज, एक्सपेंडिंग एरियाज ऑफ अर्बनाइजेशन
जहां रूरल एरियाज की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे, एग्रीकल्चर के, लैंड यूज पैटर्न के, ऑक्यूपेशंस के, उन सब को बदल के अब अर्बन ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। भारत में ऑलरेडी 50 से ज्यादा शहर है जिसमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा है। सो इट इज अ ह्यूज अमाउंट। 10 मिलियन वाली मेगा सिटीज हैं, बट 50 ऐसी सिटीज हैं जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। इनफैक्ट दिल्ली जो है वो 2030 में लगभग 4 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन वाला एग्लोमरेशन बन जाएगा और टोक्यो को भी ओवरटेक कर देगा। एट प्रेजेंट टोक्यो इज द मोस्ट पॉपुलेटेड अर्बन एग्लोमरेशन। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट देखा जाता है अर्बनाइजेशन से जुड़ा, जिसको सब अर्बनाइजेशन कहते हैं। सब अर्बनाइजेशन का मतलब होता है रिवर्स अर्बनाइजेशन। मतलब जो आपका सेंट्रल अर्बन एरिया है वो इतना सैचुरेट हो जाता है पॉपुलेशन से, इतना कंजेस्ट हो जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग से, कि वहां से दूर जाके लोग रहना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर सब अर्बनाइजेशन वो हो रही है वो मोहाली, खरड़ वाले एरियाज में होती है। अगर मैं बात करता हूं दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, तो वही सब अर्बनाइजेशन देखी जाती है जब दिल्ली के सेंट्रल एरिया से लोग शिफ्ट करते हैं टू द आउटर पेरिफेरल एरियाज, है ना। और सिमिलरली कई एरियाज में आप जो है न्यू डेवलपमेंट देखते हो, है ना। जैसे नोएडा अपने आप में एक न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है, बट वहां पे भी जो पॉपुलेशन है वो बाहर की तरफ एक्सपैंड होते हुए गई है। और सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं, इवन द companies, even their offices, they also start expanding to the peripheral areas. सब अर्बन एरियाज में मूव करना शुरू करते हैं सेंट्रल अर्बन एरिया से, इसे कहते हैं सब अर्बनाइजेशन। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है जिसको बोला जाता है रूर्बनाइजेशन। नाउ रूर्बनाइजेशन हैज 2 कॉन्टेक्स्ट, 2 मीनिंग है इसके। एक मीनिंग इसका सोशल पर्सपेक्टिव से है और दूसरा मीनिंग इसका थोड़ा सा आप कह सकते हो अर्बन प्लानिंग या अर्बन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से है। तो इसका एक मीनिंग सोशल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से है, नजरिए से है, और दूसरा मीनिंग अर्बन डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से है। अगर मैं पहले पर्सपेक्टिव की बात करूं, सोशल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो रूर्बनाइजेशन इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल फॉर्म्स ऑफ लाइफ और द रूरल फॉर्म ऑफ लाइफ और द रूरल लाइफस्टाइल टू द अर्बन लाइफस्टाइल। तो जो रूरल तौर तरीके थे सारी चीजों के अंदर, ऑक्यूपेशनली, है ना, फूड हैबिट्स, कल्चरल हैबिट्स, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, जैसे जैसे अर्बन एरियाज एक्सपैंड होते रहेंगे, रूरल एरियाज भी अर्बन एरियाज की तरह होने लगेंगे। आपने सुना होगा ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बनाइजेशन मिशन या रूर्बन मिशन, ये स्कीम भी सुनी होगी। तो ये ही एक पर्सपेक्टिव है जिससे रूरल एरियाज का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, प्रैक्टिसेस है, ऑक्यूपेशन है, इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, वो अर्बन एरियाज से प्रभावित होके, उससे इन्फ्लुएंस होके अर्बनाइज्ड होती जा रही। तो जब रूरल एरियाज के अंदर अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, बिजली पानी की कनेक्शन आ जाए, सड़कें बन जाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाए, बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बन जाएं, तो दे विल गेट रूरबनाइज्ड। ठीक है, तो एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव है अर्बन डेवलपमेंट या अर्बन प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट से। इसका मतलब होता है कि किसी अर्बन एरिया को हम रूरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज इनफैक्ट ऑपोजिट। व्हेन इन अनप्लैन्ड एरियाज, इन अनप्लैन्ड सिटीज, जहां आप नेचुरल ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन पैस्चर्स, एग्रीकल्चर से दूर आ चुके हो, उन एरियाज के अंदर जब आप ग्रीन स्पेसेस इनकॉर्पोरेट करनी शुरू करो, वर्टिकल फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग, टेरेस गार्डनिंग जैसी चीजें करनी शुरू करो, है ना, तो इसको कहते हैं रूर्बनाइजेशन। इवन दिस इज कॉल्ड रूर्बनाइजेशन। तो जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं या अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, अर्बन एरियाज में ज्यादा ग्रीन स्पेसेस, ज्यादा ओपन स्पेसेस, ज्यादा ट्रीज की प्लांटेशन, वर्टिकल फार्मिंग, है ना, आपके जो स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह के अंदर जो है वो आप कह सकते हो फार्म्स लगाए जा सकते हैं, है ना, जिसको हम पोषण वाटिका बोलते हैं, न्यूट्रिशन फार्म बोलते हैं। ऐसी चीजें जब होती हैं अर्बन एरियाज के अंदर, उसे भी रूर्बनाइजेशन बोला जाता है। सो अल्टीमेटली इट इज अमलगमेशन ऑफ अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया। दोनों पर्सपेक्टिव से आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो।
ठीक है, सो दिस इज अ टर्म विच इज यूज्ड मेनी टाइम्स, लेकिन हम आमतौर पे इसका एक ही पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं। अर्बनाइजेशन के ढेर सारे पॉजिटिव इंपैक्ट है। सबसे पहले तो अर्बन एरियाज सेंटर्स जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का गढ़ है। 80% से ज्यादा जो जीडीपी है, इवन इंडिया के केस में 75% जो जीडीपी है इंडिया का, वो अर्बन एरियाज के थ्रू आता है। वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फैसिलिटीज हैं वहां के थ्रू आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज बेहतर मानी जाती हैं। दीज आर थॉट अबाउट कि हां ये पॉजिटिव इंपैक्ट होने चाहिए। अर्बन एरियाज एक ऐसी एरियाज हैं जहां पे सभी चीजें, लेबर हो, सर्विसेज हो, आपस में इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस हो, वो सब एक जगह आके आपको मिल जाते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के लिए भी बहुत अच्छी जगह है अर्बन एरिया, क्योंकि उसको बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, सारी सर्विसेज एक ही जगह पे मिलने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज। सोशल और कल्चरल एक्सचेंज बढ़ जाता है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट ज्यादा बेहतर होती हैं। टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छे से एडवांस होती है। टूरिज्म, तो ये सारे पॉजिटिव इंपैक्ट अर्बनाइजेशन के देख सकते हो। लेकिन हमारा एम्फेसिस आज चैलेंजेस के ऊपर रहेगा। अर्बनाइजेशन की वजह से देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चैलेंजेस, बट सम ऑफ देम यू शुड रिमेंबर। आज अगर आप मेरे साथ ये वीडियो देख लोगे तो आपको याद भी रहने चाहिए कि भाई अर्बनाइजेशन हो रही है तो उसके 10 चैलेंजेस हैं, और ये सिर्फ हवा में बात नहीं होगी। आई विल गिव यू द डेटा दैट कम्स विद इट। सबसे बड़ा चैलेंज है ओवर अर्बनाइजेशन। ओवर अर्बनाइजेशन का मतलब मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि व्हेन इन अ लिमिटेड स्पेस और अ लिमिटेड एरिया द पॉपुलेशन ऑफ दैट इज बिलोंगिंग टू द अर्बन एरियाज इज इंक्रीजिंग, तो अर्बन पॉपुलेशन का नंबर स्टैगरिंगली बढ़ता जाए ड्यू टू इंक्रीजिंग बर्थ रेट और ड्यू टू द इन माइग्रेशन, और वो पर्टिकुलर जो आपका अर्बन एरिया है वो उस पॉपुलेशन को होल्ड ना कर पाए, तो बेंगलोर जैसा हाल हो सकता है। ठीक है, बेंगलोर जैसा, बेंगलोर हम बहुत सारे चैलेंजेस में डिस्कस करेंगे। ट्रैफिक वाले या ट्रांसपोर्ट वाले चैलेंज में तो बेंगलोर सबसे आगे है भारत में। ठीक है, एंड वी विल डिस्कस दैट, उसके रिलेटेड डेटा भी डिस्कस करूंगा। तो ओवर अर्बनाइजेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिल्ली भी कुछ इसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। हाउसिंग अवेलेबिलिटी इसकी वजह से डायरेक्ट लिंक बनती है। और इसी के साथ आप ये देखो कि 2017 में 18.7 या 1.8 करोड़ हाउसेस कम थे। इसके लिए हमारे पास स्कीम आई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, लेकिन उसके बाद भी even after 1.2 crore houses had been sanctioned and almost 60 lakh houses has been fulfilled, 60 लाख हाउस बन गए हैं, तब भी there are 11 million vacant homes across urban India। एक तरफ हाउसेस जो हैं वो खाली भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी या रेंटल हाउसिंग का जो सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप ही नहीं हुआ है। तो लोग रेंटल हाउसिंग में, रेंटल अकोमोडेशंस के अंदर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि या तो रेंट बहुत ज्यादा हाई है, या तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको अभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे हाउसिंग हैं, हाउसेज हैं, घर हैं जो रेंट पे लगाने पे भी नहीं जा पा रहे हैं। दे आर नॉट सेलेबल। तो ये बहुत सारे मिसमैचेस जो कंट्री में देखे जा रहे हैं हाउसिंग को लेके, उसके चलते आप ये देखते होंगे कि स्लम एरिया में अभी भी देयर इज ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ पॉपुलेशन दैट लिव्स। तो लगभग 17 से 20% जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, 17 to 20% अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एस्टिमेट जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है वो स्लम एरिया में रहती है। और स्लम की अपनी अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है। जितने भी मैं चैलेंजेस बताऊंगा ना, उन सब पे अलग अलग वीडियो बन सकता है। सो एक्सपेंसिव चैलेंजेस आर देयर। आज थोड़ा सा समराइज तरीके से समझते हैं। ठीक है, इल डिजाइन फॉर मोबिलिटी, चिल्ड्रन, ओल्ड, डिसेबल्ड। शहरों के अंदर मोबिलिटी को ध्यान में रख के डिजाइन नहीं बनाया गया है, और ये चीज देखी जा सकती है ओल्ड और डिसेबल्ड लोगों के लिए लैक ऑफ फैसिलिटीज के अंदर। ठीक है, तो रैंप्स नहीं है, वॉकवेज नहीं है प्रॉपर, है ना। ये तो ऑलमोस्ट 70-80% शहरों की प्रॉब्लम है। ओवर अर्बनाइजेशन और डी अर्बनाइजेशन का मिक्स है। तो ओवर अर्बनाइजेशन मतलब बहुत सारा अर्बन एरिया है, और डी अर्बनाइजेशन है उन स्टेट्स के अंदर जहां अभी भी रूरल डोमिनेटेड हैं, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट। सो गोवा, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स जो है वहां पे ओवर अर्बनाइजेशन है, बहुत सारे अर्बन एरियाज हैं, जबकि डी अर्बनाइजेशन देखी जाती है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अनदर प्रॉब्लम, पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। 15 में से 14 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज जो है भारत के अंदर है। अर्बन फ्लड्स,
जैसे मैंने बताया ना, हर एक चैलेंज जो इस अर्बनाइजेशन का है वो अपने आप में एक अलग अलग वीडियो है, ठीक है। तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग मुझे प्रोत्साहन दें तो मैं और इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियोस भी बनाऊंगा। जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दीज टॉपिक्स, क्योंकि ये सभी टॉपिक GS 1 2 3 सब में इस्तेमाल हो सकते हैं। वाटर क्राइसिस है भाई, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए पानी नहीं है, तो 0 डे ऑलरेडी बेंगलुरु चेन्नई में आ चुका है 2020 तक। और वाटर क्राइसिस की डिकोटमी आप अर्बन फ्लड्स के साथ देख सकते हो, है ना। तो अभी रिसेंट टाइम्स में आपने दिल्ली में फ्लड्स देखे। इनफैक्ट हर साल एवरी ईयर 1 सिटी इज सफरिंग फ्रॉम द फ्लड्स। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द ईयर 2015, मैं चेन्नई से स्टार्ट करूं तो चेन्नई, फिर सूरत यानी गुजरात के अंदर, फिर 2017-18 के अंदर केरला के बहुत सारे शहरों में फ्लड्स आते हैं, 2020 में हैदराबाद के अंदर फ्लड्स आते हैं, 2021-22 में बेंगलुरु के अंदर फ्लड्स आते हैं। तो ये, और दिल्ली का हाल आपने देख लिया है। सो दीज आर अर्बन एरियाज विच आर फ्लडिंग एंड इन इटसेल्फ इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। व्हाइट कॉलर क्राइम्स यहां से होते हैं, है ना। ऑल्दो इंटरनेट के माध्यम से अब जो फ्रॉड्स होते हैं या क्राइम्स होते हैं वो सिर्फ अर्बन एरियाज में नहीं होते, लेकिन जो ये बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, नीरव मोदी टाइप, है ना, दीज व्हाइट कॉलर क्राइम्स आर जनरली कंडक्टेड फ्रॉम अर्बन एरियाज, है ना। स्कैम 1992, 2003, ये सारे स्कैम जो है वो कंडक्ट होते हैं यहां से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ी दिक्कत है। 42 मिलियन टन भारत में एनुअली अर्बन एरिया से वेस्ट आ रहा है, जिसमें से सिर्फ 28% प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट और उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम्स अर्बनाइजेशन की वजह से अपनी अलग है। तो फैमिली टाइज, जॉइंट फैमिली की टाइज जो है वो ब्रेक हो रही हैं नियो लोकलाइजेशन की वजह से, कि अब जो है नया न्यू कपल जो है अपने अलग घर में रहता है, जॉइंट फैमिली के साथ नहीं रहता है, तो फैमिली टाइज थोड़े से वीकन हो जाते हैं। वीकेंड पेरेंट्स का रिवाज है, ठीक है, कि अपने किसी एक पर्टिकुलर पेरेंट को आप बुला लेते हो शहर गांव से, ताकि वो आपके बच्चे का ध्यान रख सकें, है ना। और वीकेंड में आप पेरेंटहुड दिखाते हो। वीकेंड कपल्स भी ऐसी तरीके से, लिव इन रिलेशनशिप्स भी ऐसी तरीके से। तो सोसाइटी या समाज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। इसमें विमेन का भी मेंशन कर सकते हो कि अर्बन एरियाज में विमेन के अपने चैलेंजेस हैं, उनके अपने ऊपर अपना डुअल बर्डन है कि कॉलेज, अपने ऑफिस का काम भी करो, घर आके फिर घर का काम भी करो। तनाव देखने को मिलता है, मैरिटल डिस्कॉर्ड देखने को मिलता है। दीज ऑल आर सोशल इश्यूज और चैलेंजेस, है ना। ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट के मामले में तो क्या कहना। तो मार्केटी कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिससे आप डिसाइड करते हो कि व्हाट शुड बी द मिनिमम एरिया और मिनिमम टाइम दैट इट शुड टेक फॉर यू टू गो फ्रॉम योर प्लेस ऑफ वर्क टू योर होम। तो कम्यूट का जो टाइम है मैक्सिमम होना चाहिए 30 मिनट्स। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 30 मिनट्स अकॉर्डिंग टू दिस मार्केटी कांस्टेंट। लेकिन ये, और दिस हैज बीन देयर फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। तो चाहे आप पैदल जाते थे, चाहे बुलक कार्ट पे जाते थे, 30 मिनट से ज्यादा आपको जाने और आने टोटल 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब बेंगलोर जैसे शहर में जहां 8 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड है, 7 से 8 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड है, जहां पे आप बाइक पे बैठे होते हैं तो आपकी घड़ी आपको कहती है कि बस साइकिल चलाना बंद करो, ठीक है। जहां पे आप जितनी रुपए की फ्लाइट में आए होते हैं, जितने टाइम से फ्लाइट में बेंगलोर आए होते हैं दिल्ली से, उतने टाइम में आप अपनी अकोमोडेशन पे पहुंचते हो। अगर बेंगलोर जैसे शहर में मार्केटी आता जिसने कांस्टेंट बनाया था तो अपना सर पीट देता। तो ये ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी विद इन द सिटी इज हॉरिबल इन मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, और दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू ग्रो इवन फर्दर। दोस्तों, अगर आपको ये चैलेंजेस जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो अच्छे लगे समझने में और ये पॉइंट आपको याद रहेंगे, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगले सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इन चैलेंजेस से डील करना है। सो वे फॉरवर्ड इज नॉट वेरी इजी कि मैं आपको 7-8 पॉइंट बता दूंगा। उस वे फॉरवर्ड के अंदर हमने प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे डिस्कस करूं, प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसी तरीके से डिटेल में टॉपिक्स डिस्कस करने की, होलिस्टिकली टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए, तो आप हमारे कोर्स में एक बार फिर मैं आपको दरखास्त करूंगा, एनरोल कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड है। नहीं तो यूट्यूब पे हमारी बातचीत चलती रहेगी। धन्यवाद और हैव अ वेरी नाइस डे।